गुड आफ्टरनून। बीकॉम फर्स्ट ईयर की ईबीएसटी क्लास में आप सबका स्वागत है। ईबीएसटी आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह इसमें भी 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपका पेपर फर्स्ट जो है वह है आपका निगमीय एवं वित्तीय लेखांकन यानी कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर सेकंड है व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हर पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। हर पेपर में 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। हर जो कि 5 यूनिट बटा हुआ है। हर यूनिट में से एक आपको विकल्प आता है और एक प्रश्न एक विकल्प के रूप में क्वेश्चन आते हैं, यानी हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक आपको क्वेश्चन करना होता है। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ये टॉपिक है लेखांकन अवधारणाएं एवं परंपराएं। पर ये टॉपिक क्लास 11th का होते हुए भी, बेसिक होते हुए भी बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2019 में 2020 का तो क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ ही नहीं था आपका। 2019 में टिप्पणियां आई थी कि टिप्पणी कीजिए निरंतरता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और एकरूपता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था अवधारणा परंपरा में से। जबकि 2015 और 2018 में 20 मार्क्स का प्रश्न आया था कि लेखांकन अवधारणाओं तथा परंपराओं से आप क्या समझते हैं। विभिन्न अवधारणाओं एवं परंपराओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि ये एक एग्जाम छोड़ के अगले एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। काफी बेसिक है, काफी आसान है, पूरा थ्योरेटिकल है। हम इसको तैयार कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या, अगर ये क्वेश्चन आता है कि लेखांकन अवधारणाएं या परंपराएं क्या होती हैं, विभिन्न अवधारणा परंपरा को बताइए, तो हमें क्या लिखना है कि लेखांकन अवधारणाएं वह मूलभूत सिद्धांत हैं। लेखांकन अवधारणाएं वह मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें लेखांकन के नियम बनाने में काम लिया जाता है। किस चीज को हम आय माने, किसको खर्च करें, कब किसी चीज को हम रिकॉर्ड करें, ये सब जो है आपको लेखांकन अवधारणाएं बताती हैं। ये मूलभूत मान्यताएं हैं जो कि लेखांकन के लिए जरूरी हैं। अवधारणाएं तो है हमारे पास 9 और परंपराएं जो है वो 4 या 5 हैं। आइए शुरू करते हैं कि अवधारणा। पहली अवधारणा है पृथक अस्तित्व अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में इतना से लिखना है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, यानी इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय एवं उसका स्वामी अलग अलग माने जाते हैं। लेखांकन के लिए व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से अलग माना जाता है, उसे व्यापार का लेनदार माना जाता है। और जो हम लेखांकन करते हैं वो लेखांकन हम व्यापार के स्वामी की तरह, व्यापार के स्वामी के लिए नहीं करके व्यापार के लिए करते हैं। और व्यापार को एक स्वतंत्र इकाई मानते हैं जिसका स्वामी से कोई लेन देन नहीं है। हम यहाँ पर जब लेखांकन करेंगे तो व्यापार के लिए लेखांकन करेंगे, स्वामी के लेखांकन नहीं हो सकते। एक व्यक्ति के 4 बिजनेस हो, पर अकाउंटिंग करते समय हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे, उस बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में इतना से लिखना है कि व्यवसाय एवं उसके स्वामी को पृथक पृथक माना जाता है, व्यापार एक स्वतंत्र इकाई है। और जब भी हम व्यापार और स्वामी के बीच में हो रहे लेन देनों को दर्ज करेंगे तो ऐसे दर्ज करेंगे कि स्वामी में क्या है, एक समानता लेनदार है। सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट आता है मुद्रा माप अवधारणा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी मुद्रा माप अवधारणा इतने कहती है कि केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं।
सारे देश की क्या होती है मुद्रा होती है, जैसे भारत की रुपए है, अमेरिका की डॉलर है, तो वो लेन देन जिसे हम रुपए में नाप सकते हैं भारत में, डॉलर में नाप सकते हैं अमेरिका में, उन्हीं लेन देनों को हम लेखा पुस्तकों में दर्ज करेंगे। ऐसे लेन देन जिन्हें हम मुद्रा में नहीं माप सकते उन्हें हम पुस्तकों में दर्ज नहीं करेंगे, जैसे ईमानदारी, निष्ठा, मित्रता, अच्छा माहौल अपने संस्था में, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको मुद्रा में नहीं माप सकते। क्योंकि उनको मुद्रा में नहीं माप सकते, ये जरूरी होते हुए भी इनका हम लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करते। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है आपका निरंतरता की अवधारणा है, और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निरंतरता की अवधारणा। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि व्यापार एक गोइंग कंसर्न है, यानी व्यापार जो है वह लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगा, लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगा। इसके विरुद्ध जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होते कि वो बिजनेस निरंतर नहीं रहेगा, तो हम क्या मानते हैं उसको, निरंतरता की अवधारणा के अनुसार उसको क्या मानते हैं, वो लंबी अवधि तक निरंतर रहेगा। इसी कारण हम खर्चों को संपत्ति से अलग करते हैं, संपत्तियों खर्चों से इसलिए अलग करते हैं कि हम मानते हैं कि व्यापार जो है वो निरंतरता लंबी अवधि तक निरंतर रहेगा, और जिस स्केल पर शुरू किया गया है वह उसी स्केल पर लंबी अवधि तक चलता रहेगा। पर अगर ऐसे एविडेंस हमारे पास, ऐसे सबूत हैं कि व्यापार निरंतर नहीं रहेगा, तो उस केस में हम इस अवधारणा को भूलकर जो है व्यापार का मूल्यांकन ऐसे करेंगे कि व्यापार जो है वो जल्दी समाप्त होने वाला है। उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, संपत्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर न कर बाजार मूल्य पर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है द्विपक्ष अवधारणा। आप सबने सुना होगा कि हम जो एंट्री करते हैं बुक्स में, वो हमारी एंट्री बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग द्विपक्ष अवधारणा ऐसी अवधारणा जो कहती है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। जब भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हमारे दोनों पक्ष क्या होंगे, बैलेंस होंगे। समान ही पक्ष से वो डेबिट होगा, समान ही पक्ष से वो क्रेडिट होगा। यही पक्ष की अवधारणा को कहते हैं हम लोग द्विपक्ष अवधारणा, यानी कि कोई भी लेन देन जो व्यापार में होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है डेबिट, एक पक्ष होता है क्रेडिट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा का इतना सा यहाँ पे रोल है कि जो भी संपत्ति व्यापार में अधिकृत करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको पुस्तक में उसी लागत पर दर्ज करना चाहिए जितनी लागत उसको बनाने में या एक्वायर करने में या परचेज बनाने में लगी। यदि संपत्ति अधिग्रहण करने में, खरीदने में कोई लागत नहीं लगी है तो उसको हम संपत्ति के रूप में पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं करेंगे। यदि संपत्ति पर कोई लागत नहीं लगी है तो उसको हम लोग पुस्तकों में दर्शाएंगे नहीं। बाकी अगर लगी है लागत तो जितनी लागत लगी है उसको हम उतनी ही लागत पे लगाएंगे, यानी संपत्ति व्यापार की उसको हम लागत पर ही लगाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वसूली या आगम मान्यता अवधारणा है। वसूली या आगम मान्यता अवधारणा यानी कि रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कब, किस समय हमको ये मान लेना चाहिए कि व्यापार ने आगम कमा लिया। जैसे हम कोई वस्तु बेचते हैं, जब कोई हम वस्तु बेचते हैं तो अब वस्तु बेचने पर हमें कब मान लेना चाहिए कि हमें आगम प्राप्त हो गया है, जब उस वस्तु में जो ऑनरशिप है, जो रिस्क है, ऑनरशिप है, जो रिस्क है, वो अगर वो ट्रांसफर हो जाती है तो हम ये मान लेंगे कि हमने आगम कमा लिया है, तो हम क्या मान लेंगे, उसको हम आय मान लेंगे। जब तक वस्तु में शामिल ऑनरशिप और रिस्क ट्रांसफर नहीं होती कस्टमर को, जब तक हम आगम नहीं मानते। इसी आधार पर हम क्या होते हैं, क्रेडिट सेल्स होती है, यानी उधार बिक्री होती है। उधार बिक्री होती है किसी वर्ष, एक वर्ष में, और उसकी जो रिपोर्ट आता है वो अगले वर्ष में आता है, पर हम उस उधार बिक्री को उसी वर्ष की आय मानते हैं जिसमें वो उधार बिक्री की जाती है, क्योंकि
क्यों मानते हैं हम लोग? इसलिए मानते हैं क्योंकि उधार बिक्री होने के बावजूद भी जो ऑनरशिप है, जो रिस्क है, वो कस्टमर को ट्रांसफर हो गई और हमने आगम कमा लिया। चाहे वो हमें रोकड़ में प्राप्त नहीं हुआ है, रोकड़ में प्राप्त नहीं हुआ है, भविष्य में हो जाएगा, पर भी हमने आगम कमा लिया। तो इस अवधारणा के अनुसार यही है कि किस किस परिस्थिति में हमें आगम कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है आय व व्यय के मेल की अवधारणा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम P&L या लाभ हानि खाता का तैयार करते हैं तो आय को कमाने के लिए, आय को अर्न करने के लिए, यानी रेवेन्यू को अर्न करने के जितने भी व्यय हमने खर्च किए, जितने व्यय किए, उन सबका मिलान करना चाहिए। अगर हम आय कमाने में किए गए व्यय का मिलान आय से नहीं करेंगे तो लाभ का सही निर्धारण हम नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट का इतना सा मतलब है कि रेवेन्यू अर्न करने में हमने जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं उनका रेवेन्यू से उसी पीरियड मैच किया जाना चाहिए अगर सही प्रॉफिट का निर्धारण हमें करना है। तो नेक्स्ट आपका है उपार्जन अवधारणा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस को कब हमें एक्सपेंस मानना चाहिए? जब वह इनकर्ड हो गए, चाहे हमने उनका भुगतान किया या नहीं किया। इसी अवधारणा के अनुसार हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को P&L में दिखाते हैं, चाहे उसका भुगतान हमने किया नहीं किया। इसी तरह आय को हमें तब आय मान लेना चाहिए जब हमने उसको कमा लिया है, चाहे वह रोकड़ में हमें प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लेखा अवधि अवधारणा। अभी हमने निरंतरता अवधारणा में पढ़ा कि व्यापार जो है वो निरंतर अवधि तक चलता है, दीर्घकालीन अवधि तक चलता है। तो क्या हमें व्यापार की समाप्ति तक इंतजार करना चाहिए और उसकी समाप्ति पर ही हमें लाभ का निर्धारण करना चाहिए? तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सही लाभ का निर्धारण करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर कोई घटना खत्म होने के बाद कोई हम एक्शन लेते हैं तो काम करेंगे। इसी तरह से निरंतरता की अवधि के बावजूद भी एक वर्ष की अवधि को हम लेखांकन वर्ष मानकर हर वर्ष के अंत में लाभ हानि और व्यापार की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करते हैं। ये सब अवधारणाएं मैंने आपको बता दी है। अवधारणा को फिर रिविजन कर देता हूँ। पृथक अस्तित्व अवधारणा है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट था मुद्रा माप अवधारणा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड था आपका निरंतरता की अवधारणा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द्विपक्ष अवधारणा है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वसूली या आगम मान्यता अवधारणा यानी कि रियलाइजेशन या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, आय व्यय के मेल की अवधारणा है। नेक्स्ट आपका उपार्जन अवधारणा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और लास्ट आपका लेखा अवधि अवधारणा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम परंपराओं पर। परंपरा यानी कन्वेंशंस। अगर हम जो विवरण तैयार करते हैं, लेखा विवरण तैयार करते हैं, उनको तैयार करने में कई तरह की हम परंपराओं का निर्माण करते हैं। परंपरा से आप समझ गए होंगे ऐसी चीज जो हम काफी लंबे समय से पालन करते आते हैं और हमें पालन करते रहना चाहिए। यदि हम वित्तीय विवरण बनाने में अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं कि हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो करी। पर अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो नहीं कर पाते तो हमें बताने की जरूरत है कि हमने ये परंपराओं का पालन नहीं किया है। कुछ अवधारणाएं आपने पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी भी होंगी तो उनके बारे में जानते होंगे। मैं आपको बहुत जल्दी से ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ। पहली अवधारणा है अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता की परंपरा ऐसी परंपरा जो कहती है कि खर्चे या हानि चाहे संभावित ही हो, उनके लिए प्रोविजंस का यानी कि आयोजन का निर्माण कर लेना चाहिए। पर लाभ को तब तक पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसे कमा लिया नहीं हो। यानी कि हानि चाहे संभावित हो तब भी उसके लिए हमको आयोजन का निर्माण करना चाहिए, पर आय को तभी पुस्तकों में दर्ज करना चाहिए जब वह हमें कमा ली गई हो या हमने उसको क्या कर लिया हो, उपार्जित कर लिया हो। सेकंड आपका कॉन्सेप्ट है पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन में इतना कहते हैं कि जो भी
व्यापार में जो भी लेन देन हो उनको अच्छी तरह से सही तरीके से उनका डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका महत्वता की परंपरा, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। ये कॉन्शियस ऑफ मटेरियलिटी जो है वो पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा को क्या करता है, एक तरह से पूर्ण अवधारणा की परंपरा को एक तरह से कैंसिल करता है, मानने से मना करता है। पूर्ण प्रकटीकरण के अनुसार, पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा के अनुसार क्या होता है, जो भी व्यवहार, जो भी घटना व्यापार में हुई उसको हमें सही तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए। जबकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट या जो महत्वता की परंपरा है उसके अनुसार उन्हीं लेन देनों, उन्हीं व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना चाहिए जो कि यूजर्स के लिए मटेरियल हो, महत्वपूर्ण हो। कौन सी घटना, कौन सी व्यापार महत्वपूर्ण है, मटेरियल है, ये हर व्यापार के लिए, हर संस्था के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है एक्स लिमिटेड के लिए कोई व्यवहार मटेरियल हो, वाई लिमिटेड के लिए नहीं हो, वाई लिमिटेड की जो मटेरियल हो वो एक्स लिमिटेड के लिए हो। तो कौन सी घटना, कौन सी व्यवहार मटेरियल है या नहीं है, ये हर संस्था के लिए अलग अलग है। पर मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियल कन्वेंशन का इतना कहना है कि केवल उन्हीं कन्वेंशन, उन्हीं लेन देनों व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना चाहिए जो कि उसके यूजर्स के लिए मटेरियल हो, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आपका है संगति या एक रूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आप सबको पता होगा कि हम जो भी लेखांकन व्यवहार करते हैं वो लेखांकन व्यवहार जो है वो लेखांकन नीति के अनुसार करते हैं। जैसे कि हम लोग मूल्यह्रास लगाते हैं संपत्ति पर, वो किस विधि द्वारा लगाया जाएगा। दो तरह की विधि होती है, एक होती है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होती है WD मेथड। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं। स्टॉक का मूल्यांकन हम कई बार करते हैं लागत पर, कई बार बाजार मूल्य पर, या हम कई बार करते हैं लागत या बाजार मूल्य दोनों पे कम। तो जो भी लेखांकन नीति का हम पालन करते हैं, लेखा प्रविष्टि करने में उस लेखांकन नीतियों को हमें लंबे समय तक मानना चाहिए। उन्हें लंबे समय तक उसी लेखांकन नीतियों ने होना ये नहीं चाहिए कि एक पीरियड में मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड से वैल्यूएशन किया, अगले डब्ल्यू में हमने WDV मेथड से वैल्यूएशन किया। यानी जो भी आप लेखांकन इकोनॉमिक, जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं उसे आप लंबे समय तक फॉलो कीजिए। तब तक फॉलो कीजिए जब तक कि वो पॉलिसी जो है वो कानून द्वारा या प्रैक्टिस द्वारा जो है वो पुरानी नहीं हो गई हो। ठीक है, जैसे पहले हम महाजनी खाता फॉलो करते थे बुक्स मेंटेन करने में, अब महाजनी खाता जो है आउटडेटेड हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं। अब जितनी भी लेखांकन नीतियां जो थी महाजनी खाते से रिलेटेड, उसको हम आजकल पालन नहीं करते। तो कोई भी लेखांकन नीति का हम जो लेखा व्यवहार करने में प्रयोग करते हैं उसको हमें लंबे समय तक उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। यह है एक रूपता या संगति की अवधारणा। लास्ट आपकी है कानून के पालन की अवधारणा है, कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ। कि जो भी हम लेखा व्यवहार कर रहे हैं उसके अंदर हमें कानून का पालन करना चाहिए। हमें ऐसी लेखा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि प्रचलित कानून के विरोध में, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया। कंपनीज एक्ट में बता रखी कि इस तरह से लेखांकन करना है तो उसी तरह से हमें करना चाहिए। तो लेखांकन करने में कानून की पालना करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और कोई आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे से पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। इजीली हम इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।